बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजार के हाल जानकर। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 319 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 82 पॉइंट में छलांग लगाई है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी दिखी है। मार्केट के ज्यादा डिटेल्स देते हैं कंचन नौटियाल से। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन डेफिनेटली आज जो बुल्स का सपोर्ट है मार्केट में आता हुआ नजर पड़ा है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो देखिए करीब करीब 0.5% का इजाफा यहां पे देखने को मिला है। बैंक निफ्टी भी हल्के फुल्के गेन्स के साथ बंद हुआ है। लेकिन इन ऑन द फ्लिप पेज अगर हम देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रुझान है वो हमें दोनों ही मेजर इंडाइसेस के कंपैरिजन में अच्छा खासा देखने को मिला है। पीछे का रीजन ये है कि काफी सारे स्टॉक आज उन्होंने अपने नंबर्स बताए, नंबर्स पॉजिटिव आए, जिसके चलते यहाँ पे एक अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले। इनफैक्ट अगर हैवी वेट्स की भी बात करें तो वहां से भी ऑल ओवर मार्केट को एक अच्छा खासा बाउंस मिला है। निफ्टी के देखिए बढ़ने वाले शेयर्स में आईटी पैक में अच्छा रुझान था आज मॉर्निंग से ही। इनफैक्ट जो डिफेंस प्लेयर्स थे उन्होंने भी एक रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है। इन्फोसिस करीबन 3.25% की तेजी, एचसीएल टेक में 1.5% का इजाफा, बजाज फाइनेंस 2% और कोल इंडिया भी करीबन 2.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, देखिए ट्रेन के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद यहां पे इतना बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला है। मैक्स हेल्थ केयर, टाटा कंज्यूमर और इटर्नल, इनफैक्ट स्विगी में भी आज एक गिरावट हमें देखने को मिली। फंड रेजिंग को लेकर जो 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग है उसके बाद वो डाउनफॉल देखने को मिला, वो भी सेकंड हाफ में आया था। बात करते हैं मिड कैप की। नायका के नंबर्स काफी शानदार आए और जो रेवेन्यू को लेकर आगे का आउटलुक है वो भी ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट की तरफ से, जिसके बाद एक गेन देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स नंबर्स आने वाले हैं, इसमें 5% की तेजी देखने को मिली है। केपीआईटी टेक नंबर्स के बाद का ये अच्छा खासा मूवमेंट और मुथूट फाइनेंस में भी अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट में मैक्स हेल्थ केयर, आईआरबी इंफ्रा, एस्कोट्स क्यूबोटा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डेफिनेटली एक पेन देखने को मिला। लेकिन मेजरली हम समझे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, एचडीएफसी जैसे जो मेजर हम बिग स्टॉक्स की बात करते हैं तो वहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट ओवरऑल मार्केट को बनता हुआ नजर आया है। अगली खबर में बात करेंगे लेंसकार्ट के आईपीओ की। तो लेंसकार्ट के आईपीओ की आज कमजोर लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर शेयर 3% डिस्काउंट के साथ 390 रुपए पर लिस्ट हुआ। आईपीओ का प्राइस 402 रुपए था। लिस्टिंग के बाद लेंसकार्ट का शेयर करीब 10% तक फिसला है, लेकिन बाद में रिकवरी भी हुई है। बाद में कंपनी का शेयर 402 रुपए के इश्यू प्राइस के करीब आ गया है। बता दें हम आपको कि आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ओवरऑल 28 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ था। तो सेबी ने डिजिटल गोल्ड को निवेश के लिए सुरक्षित नहीं माना है। ये कहा जा रहा है कि उनके रेगुलेटरी दायरे में नहीं आता है। ऐसे में अगर निवेशकों को नुकसान हुआ तो उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। सेबी इस चेतावनी को समझते हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी, सेबी के इस बयान के पीछे कारण क्या है और आम निवेशकों के लिए इसमें क्या संदेश है? 3 साल में दूसरी बार सेबी ने ये वार्निंग दी है कि डिजिटल गोल्ड जो कि ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फिलहाल ऑफर किया जा रहा है वो रेगुलेटेड नहीं है अंडर एनी केस, और यहाँ से सिग्निफिकेंट रिस्क आ सकता है इन्वेस्टर्स को और जो एक्सपोज कर सकता है उनको ओवरऑल काउंटर पार्टी एंड ऑपरेशनल रिस्क के तहत। काफ़ी सारी जो डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर जो बेचने वाली, ऑफर करने वाली कंपनीज़ हैं वो लगातार सरकार से ये गुहार करती रही हैं कि उनको रेगुलेट किया जाए इन एनी सेंस। एज ऑफ नाउ हम ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी रेगुलेशन और साथ ही साथ ऑडिट्स के तौर पर सेल्फ केवाईसी कर एज ऑफ नाउ यहाँ पर काम किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप पिछले 8 साल में देखें तो हमने डिजिटल गोल्ड की खरीदारी में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। लोग डिजिटल गोल्ड इसलिए भी लेते हैं क्योंकि एक तो सोने चांदी के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इस साल तो हमने सोने और चांदी की डिजिटल बाइंग में अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा है। इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हमें कहते हैं कि इस साल में जैन टू सितंबर के बीच में 4 गुना डिजी गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में, और चांदी यहाँ पर 10 to 12x बढ़ती हुई नजर आई है, यानी कि 10 से 12 गुना इंक्रीज यहाँ पर हमने मार्केट्स को होता हुआ देखा है। तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और वो इसलिए है क्योंकि एक तो आपको ये बताया जाता है कि आप 24/7 इन ऐप्स पे या प्लेटफॉर्म पे सोना या चांदी खरीद सकते हैं। आप एज लेस एज 10 रुपये, कोई प्लेटफॉर्म तो 1 रुपया भी आपको यहाँ पर सोना खरीदने देता है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे मामलों में खरीदारी करते रहते हैं। इंडस्ट्री हमें ये भी बताती है कि
50% ऑफ बाइंग जो भी यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होती है वो फिजिकल में यहाँ पर कन्वर्ट की जाती है। ऑफ कोर्स बड़ा हिस्सा अभी भी यहाँ पर इसे कैश में सेटल करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ प्योरिटी यहाँ पर 24 कैरेट की होती है। मार्केट्स लिक्विडिटी भी यहाँ पर अच्छी खासी देखते हैं और जिस तरह से ये ऑफरिंग है ये सारे बड़े बड़े नेम्स यहाँ पर हैं। अगर आप ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर्स देखें तो वो MMTC है, सेफ गोल्ड है, ऑगमोंट है, डिजी गोल्ड है। साथ ही साथ अब तो ज्वेलर्स भी ये फैसिलिटी देने लगे हैं, तो चाहे वो तनिष्क है, कैरेट लेन है, कल्याण है, यहाँ से भी आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो ये फिनटेक कंपनीज हैं जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, ये भी ये सर्विस देती हैं। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रो एंड ज़ीरोधा पे भी आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल सिल्वर एक बहुत नया प्रोडक्ट है, लेकिन जिस तरह से पिछले 12 महीने में हमने चांदी के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं तो डिजिटल सिल्वर की खरीदारी भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी है। वेल इनिशियल जो फीडबैक है इंडस्ट्री से वो ये है कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट सेबी की वार्निंग का मार्केट पे आता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लोग पिछले 5-8 साल से लगातार इसमें निवेश कर रहे हैं और अब तक कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता की बात यहाँ पर निकल के नहीं आई है। स्ट्रांगली रेगुलेटेड मार्केट है, नाइसली बैक्ड भी है। आप अगर 10 रुपये का सोना लेते हैं तो ये अपने वॉल्ट में 10 रुपये का सोना रख लेते हैं तो नाइसली गोल्ड बैक्ड भी है, तो एंड रिडम्पशन आप कभी भी किसी भी समय यहाँ पर कर सकते हैं। तो उस लिहाज से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर का, वहाँ पर अब तक हमने कोई प्रॉब्लम या तकनीकी खरीदारी या ग्लिचेस या कोई इन दैट सेंस कोई प्रॉब्लम आते हुए नहीं देखी है। तो इसलिए इंडस्ट्री काफ़ी पॉजिटिव है कि सरकार को या किसी रेगुलेटर को इसे रेगुलेट करना चाहिए, ना कि टोटली इसके ऊपर कंसर्न्स या इसे बंद करने की कोई भी यहाँ पर एज ऑफ नाउ कोशिश की जानी चाहिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। तो अब नजर डालेंगे कंज्यूमर अड्डा के आज के टॉपिक पर। डिजिटल गोल्ड पर सेबी की चेतावनी को कैसे लेना चाहिए और सोने के कारोबार और कीमतों पर इसका क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। तो बजट से पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों, किसान संगठन और कृषि विशेषज्ञों के साथ बजट को लेकर बैठक की है। बैठक में अर्थशास्त्रियों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर जोर दिया, तो वहीं किसानों ने प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव करने की मांग की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, अर्थशास्त्रियों और किसान संगठनों ने क्या सुझाव दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को? बिल्कुल, देखिए जो आज बैठक हुई, पहली बैठक थी प्री बजट कंसल्टेशन की। अर्थशास्त्री जब गए तो उन्होंने जो डिमांड किया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक उन्होंने खास तौर से जो एनर्जी, क्लीन एनर्जी और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा जोर करने के लिए बताया और कहा कि तत्काल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एक आनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ सके और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी बढ़ सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है वहाँ पर जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इंडस्ट्री लग सके और वहाँ पर कामकाज शुरू हो सके, प्रोडक्शन बढ़ सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खासतौर से बढ़ाने के लिए सरकार को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जो राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट को काबू में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर देने की जरूरत है। जीएसटी कटौती से हालांकि डिमांड में बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये मोमेंटम जारी रहे, इसको लेकर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें किसान संगठनों की, तो किसान संगठनों का जो फोकस था वो खास तौर से इस बात को लेकर था कि उनकी डिमांड ये थी कि जो एमएसपीज हैं, एमएसपी से बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि दाम ज़्यादा हो चुके हैं, लिहाजा सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो फसल बीमा योजना है ये इसको एक बार रिवैम्प करना चाहिए और खासतौर से चूंकि इसमें सरकार ही करीब 90% फाइनेंस करती है, तो इसकी जगह पर किसानों को जो फसल का नुकसान हो उसका सीधा एक तरह से नुकसान की भरपाई करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसको एक बार जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। तो अगली खबर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी की हवा अभी भी जहरीली है, कई जगहों पर AQI 400 पार तक पहुंच गया है और इस वक्त भी स्थिति बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अभी तक ग्रैप के तीसरे स्तर को लागू करने की सिफारिश नहीं की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। राजधानी की हवा आज भी बहुत खराब की श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो अधिकतर लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत दर्ज की, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज सुबह लगभग 450 तक पहुंच चुका था, जो कि जो गंभीर श्रेणी है उसके काफी करीब थी। एक तरह की धुंध छाई हुई थी। दिन जैसे जैसे चढ़ा है स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है AQI है दिल्ली का वो 345 है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। साथ
साथ ही अगर दिल्ली के कुछ ऐसे इलाकों की बात करें, खासतौर पर जो औद्योगिक इलाके हैं जैसे जहांगीरपुरी, बवाना, वजीरपुर, यहाँ पर AQI 400 के भी पार है। साथ ही दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में इस वक्त ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 2 लागू है, जो कि जहाँ वाटर स्प्रिंकलिंग, स्मॉग गन जैसे कुछ कदम जो हैं वो उठाए जाते हैं, लेकिन साफ दिख रहा है कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति लगातार बनी हुई है। कल शाम को जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने एक बैठक की और उसने जो ग्रैप का 3rd स्टेज है उसको लगाने पर मीटिंग की थी, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अगर ये फैसला होता है तो दिल्ली NCR में जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बंद करने पर, ऑफिस की एक्टिविटीज़ को कम करने पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि प्रदूषण की स्थिति राजधानी में बनी हुई है और दिल्ली वालों को इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम को यहाँ पे इंडिया गेट, जहाँ पे मैं हूँ, बड़ी संख्या में लोग आए थे प्रदूषण के खिलाफ, जो विफलता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। कई लोगों को डिटेन किया गया था, लेकिन अभी की जो स्थिति है, प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है और अगर कोई खास कदम नहीं उठाए जाते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। रोहन सिंह, दिल्ली। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। अगली बड़ी खबर है दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। तो दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिला है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा था और गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजम्मिल शकील बताया जा रहा है। 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ, असॉल्ट राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और जिंदा कारतूस। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ और हथियारों की बरामदगी से पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े दहशत फैलाने के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आई। इस मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, एक मौलवी और एक दूसरे डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से आतंकी वारदात में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद किए गए, जिसमें 360 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए, जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। यही नहीं, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले 20 टाइमर बैटरी के साथ 24 रिमोट भी मिले। क्या ये 20 जगहों पर ब्लास्ट करने की साजिश थी? 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस भी मिले हैं। क्या ये सूटकेस बम बनाने की तैयारी थी? इसके साथ ही डॉक्टर के कमरे से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, पिस्तौल और 83 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से लगभग 5 किलो भारी धातु, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और दूसरे गैर कानूनी सामान भी बरामद हुए हैं, जो किसी बहुत बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके ठिकाने से जो सामान मिला है वो किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद को पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 1 साल पहले वहां से इस्तीफा देने के बाद सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। यहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब आरोपी आदिल से पूछताछ हुई तो उसकी निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी लॉकर से AK-47 बरामद हुई। फिर आदिल ने ही फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होने और हथियारों समेत कई आपत्तिजनक सामान होने की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से सारे गैर कानूनी सामान बरामद किए गए। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एक मौलवी भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल रोजाना 5 बार नमाज पढ़ने उसी की मस्जिद में जाता था जहां ये मौलवी इमाम था।
फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सामान कहां इस्तेमाल होना था। क्या ये सब आतंकी वारदात में इस्तेमाल करने के लिए आरोपी डॉक्टर ने अपने कमरे में रखा था? और इस बीच गुजरात में एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान की एक बड़ी साजिश नाकाम की है। अहमदाबाद में गिरफ्तार हुए डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन पर आरोप है कि वो भारत में रासायनिक जहर से हमले की साजिश को अंजाम देने वाला था। पुलिस ने उसके पास से हथियारों के साथ केमिकल भी बरामद किए हैं। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए इन 3 संदिग्ध आतंकियों में से एक डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के पास से वो केमिकल बरामद हुआ जिससे देश में बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। ये एक ऐसा केमिकल वेपन है जो हजारों लोगों को जहर से मौत की नींद सुला सकता था, लेकिन ये संदिग्ध आतंकी देश में ऐसी तबाही मचाते उससे पहले ही गुजरात एटीएस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में से एक डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के पास से हथियार और एक संदिग्ध लिक्विड केमिकल बरामद हुआ है। जांच में पता चला है कि रिसिन नामक खतरनाक रासायनिक पदार्थ है। ये लिक्विड इंसान के शरीर के संपर्क में आते ही जानलेवा असर डाल सकता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पदार्थ साइनाइड से भी घातक है। गुजरात एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन चीन से एमबीबीएस कर चुका है, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़े विदेश में बैठे कट्टरपंथियों के संपर्क में था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अहमद ने मेडिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर इस जहर को तैयार करने की प्रक्रिया सीखी थी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का मकसद अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में जहर के हथियार से तबाही मचाना था। सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज़्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। एटीएस की पूछताछ में आरोपी अहमद मोहिउद्दीन ने बताया कि ये हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ से मंगवाए गए थे। वो इन्हें गुजरात में सप्लाई करने वाला था और डिलीवरी पूरी करने के बाद हैदराबाद लौटने वाला था। एटीएस ये पता लगा रही है कि हथियार किस चैनल के जरिए सप्लाई नेटवर्क में आए और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इस पूरे केस में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। गुजरात एटीएस का दावा है कि ये मॉड्यूल किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा था जिसे समय रहते फेल कर दिया गया। अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना प्रमोशन करवाकर असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना और अब संविधान बदलकर उसे सभी सेना प्रमुखों का प्रमुख बनाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का न्यूक्लियर कंट्रोल भी उसके पास आ जाएगा। जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद को समाप्त करके उसकी जगह पर सीडीएफ का पद लाया जाएगा। यह पद वर्तमान सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के पास होगा। सीडीएफ की सेना, नौसेना और वायुसेना का संवैधानिक प्रमुख भी होगा और उनकी नियुक्ति भी करेगा। यह बदलाव जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बना देगा। पाकिस्तान की मुख्य विपक्ष पार्टी पीटीआई इस कदम का विरोध कर रही है। और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान पर ही चर्चा होगी। क्या पाकिस्तान में संविधान संशोधन करके असीम मुनीर को पावरफुल बनाया जा रहा है? वो क्या साइलेंट तख्ता पलट कहा जा सकता है? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अभी के लिए आवाज समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।